दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ के सजीव प्रसारण के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हैं। गुरुवार की शाम 6 बजे आपका कार्यक्रम आपकी बातें लेकर हम आते हैं, जिसका इंतज़ार आपको भी होता है और हमें भी इंतज़ार होता है आपसे मिलने का। हाँ, ये बात और है कि पिछले गुरुवार को हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई। वजह थी हम अपना राष्ट्रीय पर्व दीपावली मना रहे थे, लेकिन आज हम एक राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं, कैंसर जागरूकता दिवस, जिसकी जानकारी हमारे और आपके यानी जन सामान्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आज हमने एक बार फिर अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनिमेष चौधरी जी को, जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, और हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों से कई बार मिले हैं और महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा हमारे दर्शकों तक पहुँची है। तो दर्शकों, जब राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की बात कर रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे बहुत सारे नए दर्शक भी हमसे जुड़ते हैं। ये कार्यक्रम आप देखते आ रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से और हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कैंसर की जानकारी हम समय समय पर आपको देते रहते हैं। लेकिन जो नए दर्शक जुड़े हैं उनके साथ हम शुरुआत करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं डॉक्टर साहब से सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि कैंसर वास्तव में क्या है। कैंसर एक बीमारियों का समूह है, यह अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। कैंसर को आप मान लीजिए हिंदी में जैसे हम बोलते हैं कर्क रोग, तो ये केकड़े जैसी चीज़ होती है। केकड़े जैसे 8 पैर होते हैं, वो किसी चीज़ को पकड़ लेता है। तो ऐसा माना गया कि कोई बीमारी आपके शरीर को ऐसे जकड़ ले रही है कि हर तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। तो सामान्य भाषा में मानिए कि आपके शरीर की कोई भी कोशिका अनियमित अगर वृद्धि करने लग जाए, हर कोशिका द्विगुणित होती है और धीरे धीरे वृद्धि करती है, चाहे त्वचा की हो चाहे पेट की हो। पर अगर वह अनियमित वृद्धि करने लग जाए, बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाए, तो वह कैंसर कहलाती है। वह आपके शरीर के किसी भी जीवित अंग में हो सकती है। तो अगर किसी भी शरीर में कोई भी कोशिका तेज़ी से वृद्धि कर रही है तो उसे कैंसर कहा जाएगा, और जिस भी शरीर में यह वृद्धि कर रही है उस शरीर का कैंसर कहा जाएगा। डॉक्टर साहब, आज तो हम राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मना रहे हैं, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि कैंसर सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या भी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 7 नवंबर को ही राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस क्यों मनाया जाता है? जी, एक संयोग माना जाए शायद कि मैडम क्यूरी, जिन्होंने रेडियम की खोज की थी, और रेडियम के कारण जो रेडियो एक्टिव उनको जो वो रेडियो एक्टिव से एक्सपोज हुई थी, उसी कारण उनकी डेथ महिला थी जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 जगह नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उनके सम्मान में ही नेशनल जागरूकता कैंसर जागरूकता दिवस हम मनाते हैं अभी। और इसके अलावा कैंसर जागरूकता दिवस मनाने का एक प्रमुख कारण यही है जो आपने कहा कि आम लोगों को इस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि यह बीमारी एक जानलेवा बीमारी है, पर यदि सही समय पे इसकी जांच हो जाए, सही समय पे इसका पता लग जाए, तो आप इसे आराम से ठीक कर सकते हैं। वर्तमान में हमारे मेडिकल पद्धति में इतने इलाज उपलब्ध हैं कि हम इसे आराम से ठीक कर सकते हैं अगर सही समय पे इसका पता लग जाए। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि अगर सही समय पर ये डायग्नोज हो जाए तो हम इसे ठीक कर सकते हैं। आमतौर पर लोग कैंसर के इलाज की 3 पद्धतियां जानते हैं। या तो सिकाई करना, जो मैडम क्यूरी को बात करते हुए आपने स्पष्ट किया है, या कीमोथेरेपी होती है, और एक होता है सर्जरी से वो उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं। चूँकि कैंसर पर लगातार शोध चल रहे हैं और रिसर्च हो रही है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम कैंसर को रोक सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है नैयर जी। एक्चुअली में बहुत लंबे समय से हमारे पास कैंसर को रोकने के तरीके भी हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कैंसर एक बीमारी ना होकर कई बीमारी को समूह है, तो आप सिंपल ऐसे नहीं बोल सकते हम कैंसर को रोक पाएँ। पर बहुत से कैंसर, जैसे कि भारत का प्रमुख कैंसर है बच्चेदानी का कैंसर, उसके बाद दुनिया का प्रमुख कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं के स्तन का कैंसर। तो यह माना गया है कि 80 से 90% जो बच्चेदानी का कैंसर है वो एक इन्फेक्शन से होता है, जिसको हम बोलते हैं HPV इन्फेक्शन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, और उसको आप एक वैक्सीन के थ्रू रोक सकते हैं। और यह वैक्सीन आज से नहीं 20 साल से हमारे पास है, बस जागरूकता की कमी है, जिस कारण से हम ये सब दिवस मनाते हैं। तो यदि जागरूकता से लोगों को पता रहे कि आप 9 साल से 14 साल तक के बच्चों में, अब तो WHO बोलता है कि आप 45 साल की उम्र तक महिलाओं को इसको लगवा सकते हैं। और यह भी पाया गया है, पहले यही माना जाता था कि इस वैक्सीन से महिलाओं के बच्चेदानी का कैंसर 80% तक रुक सकता है, 80% तक रुक सकता है। पर अब यह पाया गया कि कई परसेंट, मतलब 30 से 40% तक ब्रेस्ट कैंसर को रोक सकता है। पुरुषों में जो गले का कैंसर है, महिलाओं में भी जो गले का कैंसर है, इसके अलावा जो जननांगों का जो कैंसर है
शिश्न का जो कैंसर है वह भी इस वैक्सीन से रुक जाता है। अच्छा। तो इतनी अच्छी वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है, बस आम जनता को पता होना चाहिए। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे पूछिए कि HPV वैक्सीन, खासकर जिनके घर में भी बच्चियाँ हैं तो 9 साल से लेकर 15 साल के बीच उनको यह वैक्सीन लगवाना चाहिए। 9 साल से 15 साल के बीच 2 डोज लगती हैं, पहली डोज और 6वें महीने बाद। और अब यह माना गया कि आप 45 साल की उम्र तक लगवा सकते हैं, पर 15 साल से 45 साल की उम्र के बीच आपको 3 डोज लगवानी पड़ती है, पहली डोज, फिर पहले महीने, फिर 6वें महीने में। और इससे आपको ना केवल कैंसर, इसके अलावा जो वाट होते हैं, जो मस्से हो जाते हैं वायरस के कारण, उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। अच्छा, डॉक्टर साहब, आपसे जैसा आपने भी बताया कि महिलाओं में 2 कैंसर, खास तौर से ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स का जो कैंसर है वो ज़्यादा होते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पुरुषों में और बच्चों में आमतौर से किस तरह की कैंसर ज़्यादा? जी, जैसा कि महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर बच्चेदानी का कैंसर और स्तन कैंसर माना जाता है। पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर भारत देश में मुख का कैंसर है, ओरल कैविटी का कैंसर है, जिसका कारण तो सभी को पता है कि तंबाकू खाना और गुटखा चबाना है हमारे यहाँ। और यह कैंसर महिलाओं में भी पर्याप्त मात्रा में, यह ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों में, महिलाओं में बच्चेदानी और ब्रेस्ट कैंसर के बाद 3rd ओरल कैविटी का कैंसर ही है। बच्चों में जो कैंसर है, सबसे ज़्यादा रक्त कैंसर आप देखेंगे तो ल्यूकेमिया जिसको हम बोलते हैं, या रक्त कोशिकाओं का कैंसर, वो बहुत कॉमन पाया जाता है। इसके अलावा अलग अलग उम्र में अलग अलग कैंसर होते हैं बच्चों में, जिसमें से कुछ, क्योंकि बच्चे जब डेवलप होते हैं तो बहुत सारी ऐसी सेल्स रहती है, ऐसी कोशिकाएं रहती है जो भ्रूण अवस्था से बच्चों में आ गई रहती है, तो वो और तेज़ी से डेवलप हो पाती हैं। जैसे अलग अलग कैंसर है जो आंखों के पीछे के कैंसर होते हैं, या न्यूरोब्लास्टोमा, ऐसे बहुत सारे कैंसर होते हैं जो बच्चों में कॉमन होते हैं, और उनका इलाज कई बार पूर्णतः संभव भी होता है और कई बार पूर्णतः संभव नहीं भी हो पाता। जी। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बात और जहन में आ रही है, जैसा कि अभी आपने कहा कि बच्चे के जो भ्रूण है उससे आ जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कैंसर जेनेटिक होता है, वंशानुगत होता है? मैं फिर नैयर जी ये बात क्लियर करता हूँ कि कैंसर को लेके, कैंसर जेनेटिक हो सकते हैं, पर चूँकि कैंसर अपने आप में एक बीमारी ना हो कि बीमारी का समूह है, तो अलग अलग ऐसे बहुत से कैंसर हैं जो जेनेटिक हो सकते हैं। अब जेनेटिक हो सकते हैं, इसका 2 तरीका होता है। पहला ये होता है कि लगभग जितने भी कैंसर है उनके होने का कारण तो जेनेटिक ही हो रहा है, कि आपके बॉडी में उन सेल्स में म्यूटेशन हो रहा है, मतलब वह कोशिकाएं जो सामान्य तरीके से द्विगुणन कर रही थी, सामान्य तरीके से विभाजित हो रही थी, उनका विभाजन अचानक से अनियमित हो गया। तो इसका कारण तो जेनेटिक ही है, 100% जेनेटिक रहेगा, चाहे वो वायरस इन्फेक्शन के कारण हो, चाहे तंबाकू के कारण हो, चाहे अल्कोहल के कारण हो। ये सब चीज़ें आपकी जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के DNA पे, उनके विभाजन पे एक म्यूटेशन करेंगी और उस म्यूटेशन के कारण वो कैंसर होगा। तो ये एक पहला है कि हर कैंसर जेनेटिक होता है अंदर ही अंदर। पर दूसरा होता है हेरिडिटरी होना, मतलब क्या आपके माता पिता से भ्रूण अवस्था से वो कैंसर आया। तो अगर भ्रूण अवस्था में भी कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो अपना नियंत्रण खो दी हैं, तो कई बार वो भविष्य में वयस्क अवस्था में भी अपने आप को कैंसर जैसे प्रदर्शित कर सकती हैं। या भ्रूण अवस्था में जब बच्चा माँ के गर्भ में है, उस समय माँ ने कुछ ऐसी दवाइयाँ ली हों जो नहीं लेना चाहिए था, या वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन में आ गई हो। जैसे हम कई बार बोलते हैं गर्भावस्था में आपको एक्सरे से और CT स्कैन से बचना चाहिए, क्योंकि वो रेडिएशन है, और रेडिएशन भी आपको म्यूटेशन करा सकता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो भविष्य में बच्चे को कैंसर करवा सकती है। तो भ्रूणावस्था में यदि आप किसी ऐसी चीज़ से एक्सपोज हो गए जो आपको आपके शरीर में म्यूटेशन कर रही है, तो हो सकता है वयस्क अवस्था में आपको कैंसर हो जाए। तीसरी चीज़ होती है माँ बाप से या किसी और से कैंसर आपको आ सकता है क्या। तो कुछ ऐसे जीन होते हैं जिसके धारक, मतलब आपकी बॉडी में अगर वो जीन है तो आपको या आपके आने वाली संतानों को उस कैंसर को होने की संभावना बढ़ जाती है। अब ऐसे बहुत से जीन खोज लिए गए हैं। तो खासकर यह पाया गया कि महिलाओं में जब ब्रेस्ट कैंसर होता है, स्तन कैंसर होता है, तो उसमें कुछ विशेष जीन अगर उस महिला में पाए गए हैं, तो उनकी जो संतानें हैं, खासकर लड़कियां, तो उन लड़कियों को एक उम्र के बाद 25 साल या 30 साल के बाद हर साल अपने स्तन कैंसर की जांच कराना चाहिए। एग्जामिनेशन कैसे करना है, और यह माना जाता है कि हर हफ्ते, हर संडे को आप समय निकाल के 15 से 20 मिनट भी नहीं लगता है, अपने स्वयं आईने के सामने खड़े होकर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कीजिए। और यदि वहाँ कोई गांठ जैसा मिल रहा है तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर अपने डॉक्टर से मिलिए। तो इससे आप यह कह सकते हैं कि हाँ, अगर पेरेंट्स को कोई कैंसर है तो बच्चों को कैंसर हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि हो। ठीक, डॉक्टर साहब ने जैसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं दर्शकों आपको कैंसर के ऊपर। चूँकि हम आज मना रहे हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, इस विषय पर ब्रेक के बाद और बातें होंगी। यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं, विराम के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। दर्शकों, विराम के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम आपकी बातें में। कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, जन सामान्य की नज़र में। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिमेष चौधरी, जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं। विराम पर जाने से पहले
बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई कैंसर के बारे में। क्या है कैंसर, उसके लक्षण क्या हैं, किस तरह से महत्वपूर्ण जो कैंसर है उनका इलाज आज की तारीख में संभव है, क्योंकि इस पर लगातार रिसर्च चल रही है और कई जो शोध प्रबंध हैं वो अभी भी हमारे सामने आने वाले हैं और हमको पता लगेंगे। चलिए डॉक्टर साहब से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कैंसर के साथ एक सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसके जैसा कहा जाता है कि प्रारंभिक अवस्था में इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। जब हम जन सामान्य की जागरूकता की बात करते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं या ऐसा क्या हो कि आदमी को सतर्क हो जाना चाहिए और तुरंत चिकित्सक के पास जाके इस बारे में सलाह मशवरा करना चाहिए। जी, तो यह बात बिल्कुल सच है कि अधिकतर मामलों में कैंसर के प्रारंभिक लक्षण पहचानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यह लक्षण अगर आते भी हैं सामान्यतः तो नहीं आते। बॉडी में जब कैंसर की सेल्स ग्रोथ करती हैं तो अधिकतर केस में कोई लक्षण नहीं होते, और अगर ये लक्षण आते भी हैं तो ये इतने सामान्य होते हैं कि लोगों को लगता है कि ये सामान्य बुखार या सामान्य सर्दी खांसी है। पर यदि आपके शरीर में अचानक से कोई गांठ आपको महसूस हो रही है आपके अंगों के अंदर, या फिर आपकी त्वचा पे कोई अचानक से चकत्ते पड़ रहे हैं, आपके मुंह के अंदर कोई अल्सर या कोई घाव हुआ है जिसको हम बोलते हैं छाला पड़ना, और वह छाला 1 हफ्ते 10 दिन से ऊपर ठीक नहीं हो पा रहा है, लगातार बना हुआ है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए कि मुझे एक बार जांच कर लीजिए। एक उम्र के बाद 50-60 साल की उम्र के बाद अगर किसी व्यक्ति को अचानक से हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, खासकर पुरुषों में, या लैट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है उसको, तो तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। अचानक से खून कम होना, अचानक से वजन कम होना भारत में 2-3 बीमारियों में ही प्रमुख पाया जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख टीबी है और दूसरा प्रमुख कारण कैंसर है। तो कभी भी इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है कि मेरा वजन कम हो गया, कोई बात नहीं, मैं खाना पीना छोड़ दिया हूँगा या कोई बीमारी हो गई होगी, या कई बार हमारे पास लोग आते हैं उदाहरण के लिए कि अभी शुगर लेके आए 300, बोलते दिवाली में मिठाई खा ली इससे शुगर बढ़ गया। तो ऐसे आपको बहकावे में नहीं आना है, कि खुद को दिलासा नहीं देना है। वजन कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, अचानक से आपको वीकनेस आ रही है, बाल बहुत तेज़ी झड़ना चालू हो गए हैं, कोई भी गठान है, अचानक से आपके शरीर में कोई निशान है, या आपके मुंह के अंदर कोई छाला है, या कोई भी पैरों में कहीं छाला है, कहीं भी कोई छाला जो ठीक नहीं हो रहा है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में कैंसर की क्या स्थिति है और यहाँ उपचार के कैसे साधन है, मतलब क्या यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है? एक अच्छी खबर, एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि छत्तीसगढ़ में कैंसर की स्थिति बुरी ही है। जो देश की स्थिति है उससे अच्छी तो नहीं है, शायद ख़राब ही है, क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा है कि तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा है। शराब पीने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में नंबर 1 है, और शराब और तंबाकू यह दोनों कैंसर के सबसे प्रमुख कारण हैं जिनको रोका जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में ओरल कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, ये दोनों ही बहुत कॉमन है, और दुर्भाग्य से हम इन दोनों ही चीज़ को रोक सकते हैं। जी जी। अच्छी खबर ये है कि हमारे यहाँ शासकीय और अशासकीय दोनों ही क्षेत्रों में कैंसर के लिए लगभग उच्च स्तरीय, देश का सर्वोच्च जो संस्थान में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, सभी सुविधाएं हमारे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हैं, और शासकीय और अशासकीय दोनों जगह। तो चाहे आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज, हमारे सबसे बड़ा जो मेडिकल कॉलेज है रायपुर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, और एम्स रायपुर, यहाँ दोनों जगह कैंसर की लगभग सभी ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। और इसके अलावा प्राइवेट में बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ पे कैंसर के सभी उपचार उपलब्ध हैं। तो मैं खुद बहुत लंबे समय तक कैंसर के अस्पताल में काम किया हूँ, इसलिए मैं यह बता सकता हूँ कि कैंसर की लगभग आप बोल सकते हैं ऐसे बहुत ही कोई रेयर बीमारी होगी जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़े। सभी बीमारियां आपके छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हैं, और बहुत ही कम रेट में। सरकारी अस्पतालों में तो लगभग ये मुफ्त में उपलब्ध है। तो अगर आपको कैंसर डिटेक्ट होता है, हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कैंसर के इलाज में कि ये टाइम टेकिंग होता है। कैंसर आपको सिर्फ शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुँचाता, कैंसर आपको मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, इमोशनली आपको ड्रेन कर देता है, ख़त्म कर देता है। परिवार आपका डर जाता है, क्योंकि आप जब कैंसर सुनते हो ना केवल आप, पूरा परिवार डर जाता है। जी। और यह समय, इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा समय लेता है। तो जो गरीब परिवार हैं, भले उनका इलाज मुफ्त में भी हो रहा है, पर मरीज के साथ किसी न किसी अटेंडेंट को आना पड़ता है, तो उनका पूरा जो एक कमाने का जो साधन है वो कई महीनों के लिए छूट जाता है, वो परिवार बहुत नुकसान में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसके लिए भी जागरूकता करने के प्रयत्न करना है कि जो मरीज हैं उनके परिवार को भी हम सहायता कर पाएँ। बहुत से ऐसे एनजीओ हैं, सरकार भी ऐसे बहुत मदद कर रही है कि उन परिवारों को सहायता मिले, पर अधिकतर सहायता मरीज तक सीमित हो जाती है। मेरा मानना है, जो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, कि उन परिवारों को भी कुछ आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ के उसके इलाज कराने आए रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे टबैको का आपने बताया, और नशा किसी भी तरीके से जो कैंसर का एक कारण बन सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसके अलावा, जैसे आमतौर पर जो रिसर्च हो रही है उसमें ये भी बात सामने आई कि आजकल लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, वो जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वो क्या ये भी कैंसर के कारक? बिल्कुल। तंबाकू और अल्कोहल यह तो कैंसर के एक प्रमुख कारण है। तीसरा प्रमुख कारण प्रदूषण है। प्रदूषण आप किसी भी तरीके का लीजिए,
प्रदूषण आपके जो धुआं है जो भी है वो एक तरह का केमिकल ही है, और वह केमिकल बहुत बारीक मात्रा में आपके फेफड़ों में लगातार जा रहा है, तो वह भी आपको कैंसर करा सकता है। जल प्रदूषण बहुत कॉमन है, और जल प्रदूषण में यूजली फैक्ट्रियों का या भी जो हम खेतों में खाद यूज कर रहे हैं वही पानी मिल रहा है, जो एक केमिकल है वह भी आपको कैंसर करा सकता है। सनलाइट, जैसे ओजोन परत नष्ट होने लग गई है, और जो कि हमारे वातावरण में धुआं के कारण सनलाइट ज़्यादा एकत्रित हो रहा है, तो अल्ट्रा वायलेट रेस बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लग गई है, जिसके कारण अचानक से स्किन कैंसर की मात्रा बहुत बढ़ने लग गई है। लोगों में विटामिन डी कम है, और लोगों के मन में ये है कि हम सूरज में जाएंगे तो विटामिन डी मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा चक्र बन गया है, आपको सूरज में अब नहीं जाना है, क्योंकि हमारे खासकर रायपुर या जो बिलासपुर जैसे शहर हैं, यहाँ पे ठंड के दिनों में भी जो सनलाइट आ रही है वह भी घातक है। तो अगर आप सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं तो आप विटामिन डी वाली जो सनलाइट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और अगर आप सनलाइट लगा के नहीं निकलते तो आपको स्किन कैंसर के चांस बढ़ जाएंगे। तो सनलाइट से भी स्किन कैंसर के चांस बहुत ज़्यादा है। और आसपास जो भी चीज़ें हैं, आपकी लाइफ स्टाइल, जो मोटापा हो रहा है उस मोटापे से भी आपके कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोटापा अपने आप में एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, बॉडी का इन्फ्लामेशन बढ़ाता है, तो इससे शुगर, बीपी और इसके अलावा बड़ी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। फैटी लिवर बढ़ सकता है, जो जॉन्डिस होता है, जो पीलिया होता है, और उसमें भी अगर हेपेटाइटिस सी आपको हो रहा है तो हेपेटाइटिस सी से भी आपको कैंसर बढ़ सकते हैं। तो मैंने एक बताया HPV इन्फेक्शन, जिससे आपको कैंसर हो सकते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी, ABV वायरस, ऐसे बहुत से वायरस है जो इन्फेक्शन करा सकते हैं, डॉक्टर साहब, जो कैंसर करा सकते हैं। जी, काफ़ी हद तक जो है ये समझ में आ रहा है कि कैंसर जो है वो अपने आप में एक बीमारी नहीं बल्कि बीमारियों का समूह है, जैसा कि आपने बताया है, और कहीं ना कहीं हम दोषी हैं ज़्यादा उसको बढ़ाने के लिए, और हमें अपने ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसके अलावा अब प्रिवेंशन की बात करें, क्या सावधानियाँ ज़रूरी हैं, चाहे वो पुरुष हो, बच्चे हों, महिलाएं हों, क्या उनको सावधानियाँ रखनी चाहिए ताकि हम कैंसर के मरीजों की संख्या को कम कर सकें? राकेश जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये सही में जागरूकता से जुड़ा प्रश्न है। सबसे पहले तो अपनी लाइफ स्टाइल अगर हम सुधारते हैं, मतलब कोई भी अगर हम नशे से दूर रहते हैं, तंबाकू से, शराब से या किसी भी तरीके से, तो हम कैंसर को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। दूसरी बात होता है साफ़ सफाई, खासकर महिलाओं का या जननांगों का जो कैंसर होता है वो साफ़ सफाई से रिलेटेड रहता है, और महिलाओं को मासिक स्त्राव के समय अगर काफ़ी साफ़ सफाई नहीं रह पाती है, और वहाँ पे जो लगातार इन्फेक्शन होता है उससे भी उनको बच्चेदानी का कैंसर बढ़ता है, जिसमें से HPV एक इन्फेक्शन है। सरकार इस दिशा में बहुत काम कर रही है, और आप देखेंगे सैनिटरी पैड अब 1 रुपये में या बहुत सस्ते में लगभग हर कॉलेज में उपलब्ध हो गए हैं। फिर भी मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी महिलाओं को, सभी गाँव को, सरपंचों को यह बात करना चाहिए कि मासिक स्त्राव के समय साफ़ सफाई मेंटेन करें। शारीरिक संबंध जो होते हैं, कम उम्र में अगर आप शारीरिक संबंध बना रहे हैं और लगातार कई अलग अलग व्यक्तियों से शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो यह भी बच्चेदानी के कैंसर का एक प्रमुख कारण है, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। और अगर शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो जहाँ तक हो सके सुरक्षित शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। साफ़ सफाई का मैंने बात कर ही लिया। प्रदूषण को जहाँ तक हो सके आपको रोकना चाहिए। हमारे जो जल स्रोत हैं उनको आप साफ़ रखने की कोशिश कीजिए, वायु को साफ़ रखने की कोशिश कीजिए कि जो भी चीज़ है, अगर हम अपने आप को उपभोक्ता नहीं मानेंगे, हम उपभोक्तावाद थोड़ा कम कर दें, तो ऑटोमेटिकली ये प्रदूषण थोड़ा सा कम हो जाएगा। प्रदूषण का कहीं ना कहीं कारण हम हैं, जो फैक्ट्रीज को हम बोलते हैं कि प्रदूषण करा रही है, उनको सामान हम ही यूज कर रहे हैं। तो अगर आपके अंदर का उपभोक्ता थोड़ा कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रदूषण कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, अपनी नींद पे ध्यान दीजिए। यदि आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक पर्याप्त नींद ले रहे हैं तो भी इस खतरे को आप 20 से 30% कम कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी बीमारी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कुछ भी है, अगर आप उसको नियंत्रित करके रखते हैं तो भी आपका ये खतरा, आने वाला खतरा नियंत्रित हो जाएगा। क्योंकि म्यूटेशन तभी होगा जब आपकी बॉडी में कोई ना कोई डैमेज चलता होगा, तो वह डैमेज जो होता है वही म्यूटेशन कराता है। तो अपने बॉडी में होने वाले हर तरह के डैमेज को अगर आप कंट्रोल कर पाएँ तो धीरे धीरे इस कैंसर का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। दर्शकों, इन्हें हमें अपने जीवन में उतारना होगा अगर हम कैंसर से बचना चाहते हैं और वास्तव में कैंसर जैसी बीमारी के प्रति अगर जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं, तो वो तमाम बातें जो आज डॉक्टर साहब ने अपने कार्यक्रम में इस माध्यम से बताई है, इस कार्यक्रम के माध्यम से उन पर ध्यान देना होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि कैंसर ठीक हो गया और उसके कुछ अरसे बाद वो फिर से डेवलप हो गया। क्या ये उस वजह से होता है, जैसे टीवी में बोलते हैं कि जो दवाइयाँ हैं वो आप बिना उसके चिकित्सक के सलाह के अगर आप बंद कर देते हैं तो वो आपको फिर से रिलैप्स कर देते, क्या कैंसर के साथ भी ऐसी कोई बात है? एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई थी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिसको हम बोलते हैं रिलैप्स जो आप बता रहे हैं, तो उसमें उस रिसर्च में उन्होंने पाया है कि कैंसर कोशिकाएं अपने आप में एक सेंटिनल है। मतलब जैसे हम ये मान के चलते हैं आज तक कि कैंसर कोशिकाएं हमारे शरीर का ही एक कोशिका है जो तेज़ी से बढ़ रही है।
पर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अपना दिमाग जनरेट हो जाता है, और जब भी आप उनको मारने की कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं से बचना चाहती है, भागना चाहती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं वो कोशिकाएं भाग के कोई एक या दो कोशिकाएं भी आपकी बॉडी में कहीं इकट्ठी हो जाएं, और जैसे ही उनको मौका मिले वो दोबारा बन जाती हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम इस चीज़ को रोक सकें। तो हम अब काफ़ी हद तक इस चीज़ में सक्सेसफुल हैं, इसलिए कैंसर के रिलैप्स के केस अभी काफ़ी कम है। पर दिक्कत यह है कि कैंसर के केस बहुत लेट आते हैं, तो कोशिकाएं ऑलरेडी अपने घर दूसरे अंगों में बना चुकी रहती हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट लंबा है जैसे मैंने बताया, और महंगा भी है कई जगह, तो कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा करवा नहीं पाते हैं, जिस कारण से भी लोगों को लगता है अब तो सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, अब डॉक्टर और बोल रहे हैं 5 कीमोथेरेपी लिए क्यों करवाएं। तो बीच में जो ट्रीटमेंट छूट जाता है उसके कारण भी रिलैप्स हो जाता है। तीसरा जो कैंसर के मेन कारण है, कहीं ना कहीं हम उन कारणों से दूर नहीं जा पाते, हम उन्हीं कारणों के बीच रहते हैं, तो इस कारण से रिलैप्स होना ईजी हो जाता है। तो कैंसर के केस में रिलैप्स उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसको अभी भी हमारे रिसर्च चल रहे हैं कि उसको कैसे हम जीरो करें। काफ़ी हद तक कम कर चुके हैं, पर बहुत से कैंसर में रिलैप्स हम अभी भी नहीं रोक पा रहे हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि चूँकि अब लगभग हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की जब हम बात करते हैं, जन सामान्य की बात करते हैं, तो की मैसेज के रूप में आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यह सलाह देना चाहूँगा और यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे आप जागरूकता से बहुत हद तक नियंत्रण में ला सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति है जिसको आपको संभावित है कि अचानक से वजन कम हो रहा है, या उसका शरीर का परिवर्तन दिख रहा है, या कोई छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इधर उधर का ट्रीटमेंट मत ढूंढिए। आप सीधा एक पंजीकृत डॉक्टर के पास जाइए, या फिर आप एक ऐसे अस्पताल में जाइए जहाँ आपको लगता है ट्रीटमेंट मिल सकता है। सरकारी अस्पताल में सरकार लगभग जिला स्तर के लगभग हर अस्पताल में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की सुविधाएं दे रही हैं, तो वहाँ के लोगों को इसके बारे में जानकारी भी है। एक बार वहाँ जाइए और मरीज को दिखाइए। आपको एक दिन निकालना पड़ेगा, पर इससे आपका जीवन के बाकी साल बच जाएंगे। तो कैंसर के केस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट, और अर्ली डायग्नोसिस के लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, आपके पास आके कोई डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा। तो जैसे बोला जाता है कि शुरुआत अगर सही है तो अंत सही होता है, और सही शुरुआत ही आधा सफ़र तय करने बराबर होता है। तो यह चीज़ कैंसर के मामले में सबसे उपयुक्त मानी गई है। तो सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कभी भी इस बीमारी को मजाक में मत लीजिए, कभी भी इस बीमारी के इलाज को जादू के तौर पे मत लीजिए कि हमने देखा है कि उस जगह पे उस फलाने व्यक्ति के पास जाने पे कैंसर जड़ से ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी बीमारी जिसका इलाज अगर जड़ से आएगा तो पूरे देश को, पूरी दुनिया को मिलेगा। पोलियो में देखिए, पोलियो पूरी दुनिया से खत्म हो गया। हैजा अब आप नहीं सुनते हैं, प्लेग अब आप नहीं सुनते हैं। तो कैंसर की बीमारी जब भी आएगी तो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहेगी, वो पूरी दुनिया को मिलेगी। तो किसी भी जादू की चीज़ों पे भरोसा मत कीजिए, साइंस पे भरोसा कीजिए और सही इलाज कराइए। जी। तो दर्शकों, जाना आपने कि किस तरह से कैंसर को हम पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। कैंसर के जो मरीज हैं उन्हें कहीं भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। आज की तारीख में इतने ज़्यादा इसके जो इलाज हैं वो उपलब्ध हैं, और इतनी सुविधाएं हैं कि आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। कैंसर के प्रति जागरूकता रखना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ हमारे जो लोग हैं, हमारे जानकारी में थायराइड ग्लैंड का जो कैंसर है वो भी उनका ठीक हुआ है, लेकिन उसको एक अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत उन्होंने बताई कि एक रूम में बंद करके जो दिया। ये क्या थेरेपी है? इससे मतलब कितना ठीक होता है कैंसर? रूम में जो बंद करने वाली थेरेपी होती है वो एक्चुअली रेडियो आयोडीन थेरेपी बोलते हैं। थायराइड में हमको सबको पता है कि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लाकोमा, गॉइटर रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। तो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड आयोडीन को सोखती है। तो यह इस जानकारी का उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया गया। थायराइड का जो कैंसर होता है तो उसमें कोई भी कैंसर शरीर से अपने पोषक तत्वों को तेज़ी से सोखता है, आसपास की कोशिकाओं की तुलना में तेज़ी से सोखता है। तो बाकी जो कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोज सोखती हैं, पर थायराइड की ग्लैंड आयोडीन भी तेज़ी से सोखती है। तो थायराइड का कैंसर होता है तो क्या करते हैं वैज्ञानिक कि आयोडीन में रेडियो एक्टिव मिला देते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन बोलते हैं, जो त्वचा को मार देता है। उसको तेज़ी से मरीज के शरीर में हम डालते हैं, जिससे थायराइड का जो कैंसर होता है उसको पूरा सोख लेता है, और उससे थायराइड के जो कैंसर की कोशिकाएं मर जाती हैं। पर वह मरीज 2 से 3 दिन तक जो होता है रेडियो एक्टिव होता है। तो उसके आसपास जाने से सामने वाले व्यक्ति को भी रेडियो एक्टिविटी के कारण नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए बोला जाता है कि आप बाकी लोगों से मत मिलिए, खासकर गर्भवती महिलाएं और बच्चों से मत मिलिए। पर एकदम से आइसोलेट करने की जरूरत नहीं होती, पर फिर भी कम से कम एक दिन अगर वो आइसोलेट रहता है तो सेफ माना जाता है। काफ़ी सेफ माना। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि आज ये बड़ी सार्थक चर्चा रही आपके यहाँ आने से। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर आपने स्टूडियो में आकर हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। एक बार पुनः आपका दिल से धन्यवाद।
और दर्शकों, आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचती हैं, आप उसका पूरा लाभ उठाएं। और लाभ तब उठा पाएंगे जब आप इसे अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक और नए विषय के साथ आपसे करेंगे आपकी बात। तब तक के लिए नमस्कार। मेरी अपनी सबकी है ये